Hello everyone, how are you? I hope you all are great. Happy Diwali to all of you. आज हम डिस्कस करेंगे 2022 का पेपर पीआरटी का फर्स्ट लेवल का। और ये पेपर डिस्कस करने से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करवाए हैं वो कॉन्सेप्ट कितने वैल्यूएबल हैं। उन कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट मैंने कराया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का, वो सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन है वो उसी थ्योरी के अंदर को वही थ्योरी उसको सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चंस को, मॉरल डेवलपमेंट वाला भी। और देखिएगा अभी आपको इससे बिल्कुल अच्छे से पता लगेगा कि कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने कराया, ये थ्योरी आपको कराई है। इसके अंदर कोलबर्ग का नाम कहीं पे भी नहीं है, तो किसका नाम है? पियाजे का। तो ये थ्योरी किसने दी थी? पियाजे ने। वाइगोट्स्की आपको पता है सामाजिक सांस्कृतिक है, फ्राइड का आपको पता है मनोलैंगिक थ्योरी, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम थ्योरी दे रखी है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कराते टाइम ही बोला था कि आपको इन स्टेजेस को बिल्कुल खोल के भी देखना है। देखिएगा, त्रिकीय चक्र प्रतिक्रिया विकसित होती है, मतलब ट्रेर की सर्कुलर रिएक्शंस डेवलप होते हैं। जीन पियाजे की जब मैंने स्टेजेस कराई थी, उन स्टेजेस को मैंने फर्स्ट वाली स्टेज के अंदर जब खोल के बताया था, उसके 6 पार्ट, पहले वाली स्टेज के जो 6 पार्ट कराए हैं उन 6 पार्ट से ही देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ट्रेर की है फर्स्ट वाले जो स्टेप है, चरण है, उसका 4th पार्ट है ट्रेर की। क्या है? ट्रेर की सर्कुलेशन रिएक्शंस। तो देखिएगा इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसका पार्ट है? संवेदात्मक गमन अवस्था के दौरान सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही आती है ट्रेर की सर्कुलर रिएक्शंस या त्रिकीय चक्र प्रतिक्रियाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? देखिएगा, विकास के संदर्भ में सही नहीं है। यह सतत प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया था अगर जो पियाजे लिख दिया जाए तो ये क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन यहाँ बोला है ना विकास के बारे में, ये एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल विकास एक सतत प्रक्रिया, और पियाजे ने बोला डिसकंटिन्यू प्रोसेस है। यह एक आमीय होती है या इट इज़ ए यूनिडायमेंशनल, मतलब एक ही डायमेंशन। जो हमारा विकास है वो संवेगात्मक चल रहा है तो संवेगात्मक, भाषा चल रहा है तो भाषा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारा विकास होता है वो मल्टी डायमेंशन होता है, सारी अप्रोचेस को साथ लेके चलता है। इसमें संचयी प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल इसमें संचयी प्रवृत्ति होती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसके अंदर बिल्कुल होते हैं। किसी का विकास कौन से क्षेत्र का पहले हो रहा है वो उसके एनवायरनमेंट पे, उसकी अनुवांशिकता पे निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। ये एक आमीय होती है, नहीं बल्कि ये मल्टी डायमेंशनल होती है। अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्क्रमणीय रिवर्सेबिलिटी योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी है? देखिएगा, ये भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करा रखा है। मूर्त संक्रियात्मक 3rd स्टेज होती है जिसके अंदर रिवर्सेबिलिटी आ जाती है, और अगर जो यहाँ पे क्वेश्चन होता किस में नहीं आती तो वो 2nd वाली स्टेज है जिसके अंदर ये नहीं आती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट भाई? ये कॉन्सेप्ट दिया था, निकटता का सिद्धांत वर्दीमर द्वारा दिया गया था, गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। किसने दिया है? गेस्टाल्टवादियों ने ये दिया है। अब बात आती है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसने बोला है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कि जो हमारा साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट है वो इंटरेक्शन कर रही है, वो कौन से वाले पॉइंट पे इंटरेक्शन कर रही है? सोशल। अगर जो यहाँ पे आ जाता साइकोलॉजी एंड सामाजिक तो ये सोशल मनोविज्ञान हो जाता। अगर जो आ जाता साइकोलॉजी और औद्योगिक तो ये औद्योगिक मनोविज्ञान हो जाता। अगर जो साइकोलॉजी और संगठनात्मक या ऑर्गेनाइजेशन आ जाता, संगठन आ जाता तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो जाता। और यहाँ पे
चाइल्ड डेवलपमेंट आया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान। चाइल्ड की डेवलपमेंट को, उसके विकास को साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट विकास। तो क्या है इसका आंसर? विकासात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक कौन थे? देखिएगा, जो ये प्रथम प्रयोगशाला है ये सबसे पहले कहाँ पे खोली गई थी? जर्मन के लिपजिंग शहर में। इसके कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, इन केसेस आ जाए तो मैं आपको बता देती हूँ। 1879, क्या 1879 इसको ये प्रयोगशाला दर्शन शास्त्र से अलग प्रयोग, और ये बनी थी लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग शहर है जर्मनी का, वहाँ के विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रयोगशाला बनी थी। कहाँ से अलग होके बनी थी? दर्शन शास्त्र से अलग होके साइकोलॉजी की एक अलग प्रयोगशाला बनी थी, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं। जो हमारा दर्शन शास्त्र है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट इंक्लूड नहीं थे, पर जो साइकोलॉजी है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो जो ये प्रथम प्रयोगशाला है, विलियम वुड ने 1879 89 बोलते हैं भाई, वो नहीं अभी मेरे ध्यान में आ रहा। 1879 विलियम वुंट, जर्मनी के लिपजिंग शहर। क्या बात आई? जर्मनी के लिपजिंग शहर। और इसको एक और बात बता देती हूँ, एक जो मतलब ये विलियम वुंट थे, ये संरचनावादी थे। क्या थे ये? संरचनावादी थे, स्ट्रक्चरलिज्म थे। तो इस पे कितने क्वेश्चन हैं? मे बी इसके उससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आ सकते हैं वो मैंने सब बता दिया। नंबर 1, 1879 विलियम वुंट, जर्मनी के लिपजिंग शहर दर्शन शास्त्र से अलग हुई थी। और जो ये विलियम वुंट, और इनके साथ एक और नाम याद कीजिएगा, टिचनर। विलियम वुल्ट और टिचनर जो संरचनावादी थे, ये स्ट्रक्चरलिज्म थे, उन्होंने इसको अलग से विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया था। और इसको उन्होंने बोला था कि जो साइकोलॉजी है वो विज्ञान है मन का। किसका विज्ञान है? मन का और आत्मा का, उससे पहले जो था। पर फिर उन्होंने बाद में इसको अलग से बनाया और बुलाया ये मेंटल ऑपरेशन, मानसिक क्रियाएं, चेतना, अनुभूतियां, इन सब का क्या है? विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। और विज्ञान का मतलब होता है सिस्टमेटिकल स्टडी, क्रमबद्ध ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ विलियम वुंट। मुझे नहीं लगता कि इस वाले पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको गलत करोगे। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, बोलने से एक बार में याद हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करना है, एक बस पहचानना है। 1879 विलियम वुंट, जर्मनी के लिपजिंग शहर या लिपजिंग विश्वविद्यालय। और ये क्या हुआ था? उन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग हो गए, इसकी एक अलग से प्रयोगशाला बनाई थी। वो संरचनावादी थे। और जो विलियम वुंट के साथ एक टिचनर और थे साथ में, जिन्होंने इसको अलग से प्रारूप दिया था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? देखिएगा कौन सी नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक बिल्कुल अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक वो भी अवस्था है, गुप्त अवस्था फोर्थ वाली स्टेज है। और यहाँ पे जो फोर्थ है ये संवेदी गमक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज अवस्था, ये भी प्याजे की ही थ्योरी से है। तो चलो अब आप बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? इमेजिनरी ऑडियंस। देखिएगा, इमेजिनरी की जो बात आती है, इमेजिनेशन की जो बात आती है, वो किशोर अवस्था में होती है। हीरो, पूजा या इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, ये सारे की सारी किशोर अवस्था के अंदर की खासियत है, विशेषताएं हैं। अब बात आती है, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा। देखिए मैंने अपनी वीडियो के अंदर एज इट इज एग्जाम्पल यही दिया था कि बच्चा बोल रहा है कि ये चांद सूरज मेरे साथ क्यों चल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि चांद हंस रहा है। यह निम्नलिखित में से किस विशेषता को इंगित कर रहा है? किसको करता है? एनिमिज्म को। वो सोच रहा है कि ये सारी चीजें सजीव हैं। क्या है? ये सारी चीजें सजीव है। जिन्होंने अब तक मेरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्याजे से। एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देती हूँ कभी भी गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नंबर 1, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता, हाँ बिल्कुल बढ़ाता है।
एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भी भूला जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि कभी भी भूल जाए, नहीं होता। दंड एक सकारात्मक पुनर्बलन है? नहीं, दंड एक सकारात्मक नहीं, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। नकारात्मक पुनर्बलन अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है? नहीं, ये बात गलत है। इसके अंदर एक ही बात सही है, नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। वांछनीय जो हम चाहते हैं उसको बढ़ाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ से देखिएगा। एक बार एक बच्चा होता है, वो स्वेटर नहीं पहनता। मम्मा बोलती है या तो स्वेटर पहन ले, नहीं तो डॉक्टर सुई लगाएगा। तो सुई यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है ना, और सुई लगाने से उसको पेन होगा, तो वो उससे बचने के लिए, सुई से बचने के लिए पॉजिटिव अपने जो उसका व्यवहार है उसके अंदर पॉजिटिव चीजें लेके आ रहा है, तो वो ठंड में कपड़े पहन रहा है, ऊनी या गर्म कपड़े। तो इसका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट। 11 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है। बालक अंतर्बोध प्रशिक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? ये मैंने जब लास्ट आपको पीजीटी और टीजीटी का पेपर कराया था, दोनों में ये बात बताया था। थैमेटिकल परसेप्शन टेस्ट क्या होता है, टीएटी मुर्रे ने दिया है, पर क्या है जो ये वाला है, जो इसके अंदर मैंने बताया था कि 31 कार्ड होते हैं और इंडिविजुअल के लिए 21 कार्ड यूज होते हैं। एक ब्लैंक होता है, एक 10 कॉमन के लिए और 10 मेल फीमेल में से जो भी है उनके लिए। अब बात आ जाती है ये चाइल्ड वाला बैकाल ने दिया था 1954 में। 1954 में इसकी एक और बात याद कर लीजिएगा, विश्वनाथ मुखर्जी भारत के हैं, विश्वनाथ मुखर्जी, जिन्होंने हिंदी में इस टेस्ट का अनुवाद कर रखा है। कौन? विश्वनाथ मुखर्जी। इन केसेस कभी आ जाता है तो मैं एक बार आपके नॉलेज में डाल देती हूँ। टीएटी या चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, सीएटी, ये बैकाल ने दिया है। किसने दिया? बैकाल ने दिया है। उसके बाद बात आती है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? मैक्लेलैंड ने। किसने दिया? मैक्लेलैंड ने, क्योंकि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, आपको बहुत बार बताया मैंने जब दोनों पेपर करवाए हैं। कोर्ट लेवन की फील्ड थ्योरी है, हिल्सबर्ग की, इसने मॉरल पे भी काम कर रखा है। श्रृंखला संप्रत्यय आधारित है। श्रृंखला देखिएगा, श्रृंखला, चैनिंग, शेपिंग, एक्सटेंशन, ये सब किसके पार्ट है? ये स्कीनर के पार्ट है। किसके पार्ट है? स्कीनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सी थ्योरी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सी थ्योरी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो श्रृंखला किसका पार्ट है? स्कीनर का। स्कीनर ने कौन सी दी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। मे बी आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, सोशल कोग्निटिव थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, ये इसका क्या है? इसका आंसर क्या है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंध या स्किनर की थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, चेनिंग, शेपिंग, विलोपन। याद रखिएगा, और भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसके अंदर चेनिंग, शेपिंग और विलोपन, एक्सटेंशन भी इसके अंदर कई बार आ जाता है। बुद्धि का त्रिआयामीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 3 डायमेंशनल। बिल्कुल, वो तंत्र था, ये डायमेंशन है। ये 3 डायमेंशन थ्योरी गिलफर्ड ने दे रखी है। किसने दे रखी है? गिलफर्ड ने दे रखी है। इससे टीजीटी में पेपर आया हुआ था, और इसके ऑप्शन के अंदर इसके तीनों के तीनों जो वो 3 वो हैं क्या बोलते हैं उसके पार्ट हैं, वो पूछे गए थे। और इसके अंदर क्या पूछा गया है कि ये थ्योरी दी किसने है। पेपर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो कोई कॉन्सेप्ट कर लेगा तो वो क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए कॉन्सेप्ट पे पकड़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि पीवाईक्यू नहीं करनी चाहिए, पीवाईक्यू भी करने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्योंकि जब हमें एक बार सामने दिखाई देता ना एक क्वेश्चन है, तो हम जब थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे निकल सकते हैं। फिर हमारा माइंड सेट हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे। हम फिर हमारे जो माइंड में ना खोजी प्रवृत्ति आ जाती है। फिर हम एक साइंटिस्ट बन जाते हैं कि इसके अंदर से निकालना, इसके अंदर से कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है, इसके अंदर से कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है, यहाँ से कौन सा, हर लाइन से हम क्वेश्चन निकालना शुरू करेंगे। इसलिए पीवाईक्यू भी पढ़ना इतनी जरूरी है और कॉन्सेप्ट भी पढ़ना उतना ही जरूरी है। और पीवाईक्यू इसलिए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की ने जो बिल्डिंग की है उसको आपको अप्लाई करना आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। देखिएगा, ये भी दोनों पेपर में आया था, और मैंने आपको चारों के चारों रेनफोर्समेंट जो शेड्यूल है वो अच्छे से बताई थी। वेरिएबल रेशो, चर अनुपात, हाँ बिल्कुल। अभिप्रेरणा नहीं, अभिप्रेरणा इसके अंदर कोई नहीं होती। फिक्स इंटरवल होता है, फिक्स रेशो होता है, और वेरिएबल इंटरवल भी इसके अंदर आएगा। जो अभिप्रेरणा है ये इसका आंसर है।
नंबर 17, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? गेस्टाल्टवादियों ने। इसी क्वेश्चन के अंदर पहले वर्डहाइमर का एक और क्वेश्चन पूछा गया था। देखिएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा जरूरी होते हैं। और PYQ में जो मैंने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं वो देखिएगा कितने अच्छे से सेटिस्फाई करे। इवन कि मैं जो आपको ऑप्शंस करा रही हूँ वो ऑप्शन से ही सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होते जा रहे हैं। भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय, पलायन, जब भी हमें डर लगता है तो हम भाग जाते हैं उस सिचुएशन से। पलायन, भागना, एस्केपिज्म, एस्केप करना वहां से, उसको छोड़ देना, उसको लीव करना। तो भय किससे है? भाग जाओ, देख के डर गए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है? इसका सही सूत्र क्या? MA/CA × 100। MA/CA × 100। MA मानसिक, CA शारीरिक एज, गुणा में 100। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये स्टर्न ने दिया है, ये पूरा फॉर्मूला है ये स्टर्न ने दिया है। इसके अंदर 100 का जो काम किया है, 100 पे जो काम किया है, 100 को जिसने जोड़ा है वो टर्मन ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है? टर्मन ने जोड़ा है। अब बात आती है ब्रॉन फ्रेनब्रेनर के अनुसार जीव पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये ब्रॉन फ्रेनब्रेनर ना बहुत बार हिट कर चुका है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है। मैं कल आपको इसी की थ्योरी बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी और आपको ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर से सेटिस्फाई हो जाएंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ, नियम और कानून कौन से में बनते हैं? बृहत्र या बाहर वाले तंत्र के अंदर बनते हैं। किस में बनते हैं? माइक्रो सिस्टम में बनते हैं। डिसकैलकुलिया किस प्रकार का है? डिसकैलकुल, देखिएगा कैलकुलेशन, वैसे तो ये इसको डेप्थ में जाए तो और भी बता देते हैं, ये कैलकुलेशन से संबंधित है, मतलब मैथ से संबंधित है। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अधिगम अक्षमता है। क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है, जब हम याद नहीं कर पा रहे मैथ्स की प्रॉब्लम को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता? सकारात्मक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, मतलब कि नकारात्मक रेनफोर्समेंट कौन सा है? टॉफी, अगर जो बच्चे को टॉफी देकर कोई काम करने के लिए बोलोगे तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। बिस्कुट देके बोलोगे ये भी पॉजिटिव है। लेकिन कड़वी दवाई, वो मैंने एग्जाम्पल भी यही दिया था, कड़वी दवाई। कड़वी दवाई से क्या होता है? एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है जिससे बच्चा बचना चाहता है, और वो क्या है, जो व्यवहार हम चाहते हैं या जो वांछनीय व्यवहार हम चाहते हैं उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। डिजायरेबल बिहेवियर अपने आप इंक्रीज हो जाता है। तो कड़वी दवाई क्या है? यहाँ पे एक नकारात्मक पुनर्बलन है। क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन। पैसा भी एक सकारात्मक पुनर्बलन है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का। देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस ही नहीं, कंडीशनिंग भी नहीं है, पर्सनैलिटी भी नहीं। संग्रहण, रिटेन। ऑब्जर्वेशन लर्निंग देखिएगा बेंड्यूरा ने दी थी, वो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था। अनुकरण के थ्रू बच्चा सीखता है, मॉडलिंग के थ्रू। कई बार ये आ जाए मॉडलिंग किसका है, तो मॉडलिंग किसका है? बेंड्यूरा का है। मॉडलिंग किसका है? बेंड्यूरा का है। जैसे चेनिंग और शेपिंग आया हुआ है इसी क्वेश्चन के अंदर, जो आया हुआ है कि श्रृंखला किसका पार्ट है, वो किसका है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का है। उसी हिसाब से अगर जो आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाए कि मॉडलिंग किसका पार्ट है, मॉडलिंग मतलब बोबो डॉल को देख के, बोबो डॉल को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना, तो उसको देख के कौन सी लर्निंग हो रही है, तो वो किसका पार्ट है? निरीक्षणात्मक या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का है, अनुकरण लर्निंग का है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संग्रहण। क्या होगा? संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 24, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं किसके लिए? ये तो आप सबको पता है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सी? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। समाज विकास का सिद्धांत बेंड्यूरा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्याजे जी हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कोहलबर्ग की भी है और प्याजे की भी है। आ जाए सबसे पहले किसने दी थी, तो वो प्याजे ने दी थी। और फेमस किसकी हुई थी? फेमस कोहलबर्ग की हुई थी। अब एक और बात बता देती हूँ, अगर जो ऑप्शन के अंदर दोनों हो और ये दिया जाए कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, तो किसकी है, तो वो किसकी होएगी? कोहलबर्ग की होएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फेमस हुआ था उसी की, लेकिन पहले आ जाए तो वो प्याजे होंगे।
ऑप्शन के अंदर इन केसेस दोनों इंक्लूड है, तो पियाजे और कोलबर्ग दोनों इंक्लूड है, तो वहां पे क्या होएगा, पहले कोलबर्ग का नाम आएगा क्योंकि उनकी थ्योरी फेमस है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 25। 90 से लेके 110 बुद्धि लब्धि प्रसारण या बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है? 90 से 110 सीधी सी बात है, एवरेज। क्या है? एवरेज। किसको दर्शाता है? एवरेज को। किसको दर्शाता है? एवरेज को या औसत को या नॉर्मल को। ठीक है। परक बुद्धि सुपीरियर को बोलते हैं, परक बुद्धि सुपीरियर को बोलते हैं। इसके अंदर 140 तक के बच्चे आते हैं। किसके बच्चे आते हैं? 140 तक के बच्चे आते हैं। अब बात आ जाती है कि अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि किसे कहा जाता है। ये सारी चीज़ें, जो मूर्ख होता है, देखिएगा मूर्ख में भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है। मंद मूर्ख, या देखिए जिसे पढ़ा जाता है अल्प बुद्धि को मंद या डल बोला जाता है। 80 to 80 90 होता है, 80 to 90 मतलब 80 से लेके 80 से लेके 90 तक की जो बुद्धि लब्धि है वो डल की है या किसकी है? अल्प बुद्धि की है, डल बच्चों की है। फिर उसके बाद आती है मूर्ख। किसे कहा जाता है? मूर्ख जो होते हैं वो 60 to 69 या 70 तक के जो होते हैं वो मूर्ख बच्चे माने जाते हैं। बुद्धि के बारे में एक और बात बता देती हूँ आपको। जो हमारी क्रोनोलॉजिकल बुद्धि है वो कितने 17 से 18 मैक्सिमम 17-18 साल तक ही बढ़ती है। मतलब इतनी उम्र तक ही हमारी क्रोनोलॉजिकल बुद्धि बढ़ती है। उसके बाद हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे क्या बढ़ते हैं? एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव से सीखते हैं हम। जो लेकिन क्रोनोलॉजिकल कभी पूछा जाए कि सीए बुद्धि है वो कब तक बढ़ती है, तो वो कब तक बढ़ती है? मैक्सिमम 17-18 साल, इससे ऊपर साल तक, उससे ऊपर की एज में हमारी क्रोनोलॉजिकल बुद्धि नहीं बढ़ती है। क्रोनोलॉजिकल बुद्धि नहीं बढ़ती है, शारीरिक बुद्धि नहीं बढ़ती है। उसके बाद हमारी मानसिक बुद्धि बढ़ती है। उसके बाद हमारी मानसिक बुद्धि का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? एवरेज या औसत बुद्धि। एवरेज या औसत बुद्धि। अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है? इसको मैं भी एक बार थोड़ा सा बता ही देती हूँ अच्छे से। PESE जो है वो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब तस्वीर एक्सचेंज का क्या होता है? बदलना एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन संप्रेषण सिस्टम तो आप लोगों को पता ही होगा। सिस्टम तो ये जो होती है ये सवलीन या ऑटिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये वाली जो टेक्निक है यूज़ की जाती है। किसके लिए की जाती है? सवलीन या ऑटिज्म, उनके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है। इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। सवलीन या ऑटिज्म के जो पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं, उनके लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। संकेतिक भाषा, ये जो हमारे हियरिंग इम्पेरिकल या सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ट्रेलर फ्रेम, देखिएगा ट्रेलर फ्लेम और ब्रेल लिपि। आप लोगों को ब्रेल से आप सब लोगों को पता होगा हाँ कि विजुअली जो बच्चे हैं, दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। पर ट्रेलर फ्रेम भी इसी का पार्ट है। ये विलियम ट्रेलर ने दी थी, इसीलिए इसका नाम ट्रेलर फ्रेम रख दिया है। ये ब्लाइंड बच्चों के लिए या विजुअली इम्पेरिकल मतलब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये एक टेक्निक है। ये एक एल्यूमिनियम का बोर्ड होता है और उसके अंदर छेद होते हैं और उन छेदों पे जैसे पिन कई बार हम रख देते हैं, मतलब जिसको हाथ से छुआ भी जा सकता है, वो वाली टेक्निक ये होती है। अब तो आप इसको अमेज़ोन पे ढूंढोगे तो वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी ये। तो ये किसने दी थी? ट्रेलर फ्रेम ने दी थी, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। अगर जो ऑप्शन में ब्रेल लिपि होता तो ये दोनों भी हो सकते थे। फिर आप दोनों में से जिस पे भी निशान लगाते तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते। तो टेलर फ्रेम को आप ये ना सोचिएगा कि इनमें से कोई नहीं। देखोगे एग्जामिनर ने कितनी अच्छे से देखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रेल लिपि सब बच्चों को पता है, रटी रटाई है, इसलिए उसने बोला इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। पर नहीं, ट्रेलर फ्रेम नई टेक्निक है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है। और प्लीज़ इसको भी ध्यान से रखिएगा, ये टेक्निक भी आपको नहीं पता होगा। PESE, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम।
सवलीन या ऑटिज्म के पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, बोबो डॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? बोबो डॉल पे किया हुआ किसकी पुष्टि करता है बताइएगा? सोशल लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि आपको पता है गेस्टाल्टवादी का है, लेटेंट लर्निंग, गुप्त लर्निंग, साइन लर्निंग, टॉलमैन का है, स्थान अधिगम थ्योरी हल ने भी दे रखी है। देखिएगा ये स्थान अधिगम थ्योरी को मैं बिल्कुल अच्छे से कराऊंगी। ये जो है प्लेस थ्योरी जो है कई साइकोलॉजिस्टों ने दे रखी है जिनकी फेमस हुई है, मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी, आगे कंटेंट क्लियर कराऊंगी जब। सामाजिक अधिगम थ्योरी, तो जो बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट है किसने दिया था? ये बेंड्यूरा ने दिया था और बोबो डॉल पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। पीछे इसका क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसी देखिएगा एक पेपर में एक ही कंसेप्ट से दो तीन क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो एक ही नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहे हो। प्याजे को ही देख लीजिएगा, आपके 2 या 3 क्वेश्चन एक ही पेपर से आए हुए हैं। तो कुछ रटे रटाए से साइकोलॉजिस्ट हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 10-12 क्वेश्चन क्लियर हो जाते थे, एटलीस्ट उनको तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तुक्के मारने के लिए और क्वेश्चन बहुत हैं या सब्जेक्ट बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है? देखिएगा दंड से बचने, इसकी ना मेन मतलब जो अंदर के जो और लेवल हैं, जो 3 स्तर हैं उनके अंदर जो स्टेजेस हैं उनसे ज़्यादा लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले होता है दंड से बचने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए बच्चा पहले वाली स्टेज में ये सारे काम करता है जब बच्चा छोटा होता है। कन्वेंशनल स्टेज में वो समाज के नियम कानूनों को समझने लग जाता है। समाज है वो सर्वोपरि, समाज से ऊपर कुछ नहीं है। जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है वहाँ पे वो अपने नियम कानून बनाना शुरू कर देता है। बिल्कुल ईजी है, मतलब चीज़ों को जितना आप अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। क्या होता है जब वो डर से, भय से या फिर पुरस्कार पाने के लिए, स्वीकृतियाँ पाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जब ये सारे काम करेगा तो वो किसके अंदर करेगा? प्री कन्वेंशनल के अंदर करेगा। लेकिन जब वो समाज के नियम और कानूनों को ही सब सर्वप्रिय मानेगा तो वो कन्वेंशनल स्टेज होगी। परंतु जब वो समाज के नियम कानूनों से ऊपर उठकर अपने नियम कानून बनाना शुरू कर देगा या अपने अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देगा, अपने अकॉर्डिंग उनमें चेंज करना शुरू कर देगा, परिवर्तन करना शुरू कर देगा, मॉडिफिकेशन करना शुरू कर देगा, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल थ्योरी होगी। क्या होगी? पोस्ट कन्वेंशनल होगी। तो जो दंड से बचने के लिए कौन सा है? पूर्व रूढ़िगत अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए हैं और इनसे आपको पता लग ही गया होगा कि कॉन्सेप्ट कितने ज़रूरी हैं और कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से पढ़ने चाहिए। और कॉन्सेप्ट को अगर जो आप पढ़ोगे तो साथ के साथ PYQ भी कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि PYQ से आपको एप्लीकेशन आ जाती है और आपको ये पता लगता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं। अधिगम अक्षमता, असक्षमता मतलब सक्षम नहीं है हम। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन में भी आप सबको पता हुआ होगा किसके अकॉर्डिंग किया गया था? सैमुअल क्रिक के अकॉर्डिंग किया था। 3 किसके? सैमुअल क्रिक, 3rd इसका आंसर है। लास्ट वाला, एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने क्या कहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसकी तो मैं एक स्टोरी सुनाई देती हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा 2 प्रकार की जो फ्राइड है उसने 2 प्रकार की ग्रंथियाँ बताई है, 2 प्रकार की ह्यूमन बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रा और ओडी। लड़की जब अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है, लड़की जब अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है तो वो किस प्रकार की ग्रंथि होती है? इलेक्ट्रा। क्या होती है? इलेक्ट्रा। लेकिन जब लड़का अपनी मम्मी के प्रति, लड़का अपनी माँ के प्रति आकर्षित होता है, आकर्षण होता है, वो उसके इवन के जो हमारे फ्राइड महोदय हैं उन्होंने बहुत खोल के लिख रखा है इस भाषा को और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। उन्होंने बोला है कि जब वो उसे फिजिकली उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, ये सब चीज़ें तक उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने बोला है ये कौन सा होता है? ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि याद रखिएगा, जब लड़की अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है तो वो इलेक्ट्रा होता है, इलेक्ट्रा।
इलेक्ट्रा। और जब लड़का अपनी माता के प्रति होता है तो वो ओडी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि। ये एक राजा की स्टोरी है, स्पार्ट के राजा थे और उनके बेटे की स्टोरी है। उनकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। ये ना इंग्लिश लिटरेचर का एक्चुअली पार्ट है, पर जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा। पर आप लोगों को उसमें इतने डिस्क्रिप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। इलेक्ट्रा मतलब लड़कियाँ, ओडिपस मतलब लड़के, ओडिपस लड़के, इलेक्ट्रा लड़कियाँ। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक शॉक लड़कियां और ओडिपस वो क्या होते हैं? लड़के। लड़के जब अपने माता के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो ओडिपस हैं। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।